रिवाइज कीजिए 12.2.3 डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स को। चलिए इस टॉपिक में जो कुछ भी दिया गया है उसको बताइए। क्या जब एसेंशियल एलिमेंट्स की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है तो प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है? यदि हाँ तो एसेंशियल एलिमेंट्स की उस कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं जिसके कम होने से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है? जी हाँ, जब एसेंशियल एलिमेंट्स की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है तो प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। एसेंशियल एलिमेंट्स की वह कंसंट्रेशन जिसके कम होने से प्लांट ग्रोथ रुक जाती है उसे क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं। बताइए क्रिटिकल कंसंट्रेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, जब एसेंशियल एलिमेंट्स की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है तो प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। एसेंशियल एलिमेंट्स की वह कॉन्सेंट्रेशन जिसके कम होने से प्लांट ग्रोथ रुक जाती है। जी हाँ, प्लांट्स ग्रोथ रुक जाती है उसे क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। एलिमेंट को डेफिशिएंट तब कहा जाएगा जब वह क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से नीचे हो। बताइए डिफिशियंसी सिम्टम्स किसको कहते हैं? जी हाँ, प्रत्येक एलिमेंट को पौधे में एक या एक से अधिक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल रोल होता है। किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का अनुपस्थिति में पौधे कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंज शो करते हैं। ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एलिमेंट की डिफिशियंसी को इंडिकेट करते हैं, जिन्हें डिफिशियंसी सिम्टम्स कहते हैं। जी हाँ, प्रत्येक एलिमेंट को पौधे में एक या एक से अधिक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल रोल होता है। किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का अनुपस्थिति में पौधे कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंज शो करते हैं। ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एलिमेंट की डिफिशियंसी को इंडिकेट करते हैं, जिन्हें डिफिशियंसी सिम्टम्स कहते हैं। बताइए क्या डिफिशियंसी सिम्टम्स एलिमेंट टू एलिमेंट वैरी करते हैं तथा जब डिफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट पौधे को दे दिया जाता है तब क्या ये सिम्टम्स गायब हो जाते हैं? साथ ही यदि इसकी कमी लगातार बनी रहे तो क्या पौधे की मृत्यु हो सकती है? जी हाँ, ये डिफिशियंसी सिम्टम्स एलिमेंट टू एलिमेंट वैरी करते हैं तथा जब डेफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट पौधे को दे दिए जाते हैं तब ये सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। यदि यह कमी लगातार बनी रहे तो मृत्यु हो सकती है। प्लांट की जो भाग डिफिशियंसी सिम्टम्स शो करते हैं, ये प्लांट में एलिमेंट की किस पर निर्भर करते हैं या फिर डिपेंड करते हैं? जी हाँ, प्लांट्स के जो भाग डिफिशियंसी सिम्टम्स शो करते हैं, ये प्लांट में एलिमेंट्स की मोबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। जो एलिमेंट प्लांट्स में एक्टिवली मोबाइल होते हैं तथा यंग डेवलपिंग टिश्यू में जाते हैं, उनकी डिफिशियंसी सिम्टम्स ओल्डर टिश्यू में पहले दिखते हैं। 3 ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए जिसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स सेनेसेंट लिव में देखने को मिलती है।
जी हाँ, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम के डिफिशियंसी सिम्टम्स सेनेसेंट लिव्स में देखने को मिलते हैं। क्या ओल्डर लिव्स में ये एलिमेंट्स रखने वाले बायोमोलिक्यूल्स टूट जाते हैं तथा ये एलिमेंट्स यंगर लिव्स में जाने के लिए उपलब्ध रहते हैं। जी हाँ, नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम के डिफिशियंसी सिम्टम्स सेनेसेंट लिव्स में पहले दिखते हैं। ओल्डर लिव्स में ये एलिमेंट रखने वाले बायोमोलिक्यूल्स टूट जाते हैं तथा ये एलिमेंट्स यंगर लिव्स में जाने के लिए उपलब्ध रहते हैं। यदि एलिमेंट इमोबाइल हो तथा मैच्योर ऑर्गन्स से बाहर ट्रांसपोर्ट न हो तो डिफिशियंसी सिम्टम्स सबसे यंग टिश्यू में दिखते हैं। जैसे जी हाँ, नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी सिम्टम्स सेनेसेंट लिव्स में देखने को मिलता है। पहले ओल्डर लिव्स में ये एलिमेंट्स रखने वाले बायोमोलिक्यूल्स टूट जाते हैं तथा ये एलिमेंट्स यंगर लिव्स में जाने के लिए उपलब्ध हो जाता है। यदि एलिमेंट्स इमोबाइल हो तथा मैच्योर ऑर्गन्स से बाहर ट्रांसपोर्ट न हो तो डिफिशियंसी सिम्टम्स सबसे पहले यंग टिश्यू में दिखती है। एग्जाम्पल के लिए एलिमेंट लाइक सल्फर एंड कैल्शियम आर अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल, इसलिए ये इजीली रिलीज्ड नहीं होते हैं। प्लांट्स में मिनरल न्यूट्रिशन का यह पहलू एग्रीकल्चर तथा हॉर्टिकल्चर के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। प्लांट्स में दिखने वाले 6 डिफिशियंसी सिम्टम्स का नाम बताइए। जी हाँ, प्लांट्स द्वारा शो होने वाले डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, लीव्स तथा बड्स का प्रीमेच्योर फॉल तथा सेल डिवीजन का इनहिबिशन आदि। बताइए क्लोरोसिस क्या होता है? जी हाँ, क्लोरोफिल लॉस के फलस्वरूप लीव्स का येलो हो जाना क्लोरोसिस कहलाता है। जी हाँ, क्लोरोफिल लॉस के फलस्वरूप लीव्स का येलो हो जाना क्लोरोसिस कहलाता है। बताइए क्लोरोसिस सिम्टम्स किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है? जी हाँ, क्लोरोसिस नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक और मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी से। जी हाँ, क्लोरोसिस नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक और मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी से। जी हाँ, क्लोरोसिस नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक और मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी से दिखता है। नाम बताइए उस 4 एलिमेंट्स की जिसकी डिफिशियंसी से नेक्रोसिस या टिश्यू यानी कि पार्टिकुलरली लीफ टिश्यू की डेथ हो जाती है। जी हाँ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की डिफिशियंसी से नेक्रोसिस या टिश्यू यानी कि पार्टिकुलरली लीफ टिश्यू की डेथ हो जाती है। जी हाँ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की डिफिशियंसी से नेक्रोसिस या टिश्यू यानी कि पार्टिकुलरली लीफ टिश्यू की डेथ हो जाती है।
जी हाँ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की डिफिशियंसी से नेक्रोसिस या टिश्यू यानी कि पार्टिकुलरली लीफ टिश्यू की डेथ हो जाती है। 4 ऐसे एलिमेंट्स का नाम बताइए जिसकी अनुपस्थिति या लो लेवल के कारण सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाता है। जी हाँ, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर तथा मोलिब्डेनम की अनुपस्थिति या लो लेवल के कारण सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाता है। जी हाँ, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर तथा मोलिब्डेनम की अनुपस्थिति या लो लेवल के कारण सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाता है। जी हाँ, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर तथा मोलिब्डेनम की अनुपस्थिति या लो लेवल के कारण सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाता है। 3 ऐसे एलिमेंट्स का नाम बताइए जिसकी लो कंसंट्रेशन से फ्लावरिंग डिले हो जाती है। जी हाँ, कुछ एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, सल्फर तथा मॉलिब्डेनम की लो कंसंट्रेशन से फ्लावरिंग डिले हो जाती है। जी हाँ, कुछ एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, सल्फर तथा मॉलिब्डेनम की लो कंसंट्रेशन से फ्लावरिंग डिले हो जाती है। जी हाँ, कुछ एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, सल्फर तथा मॉलिब्डेनम की लो कंसंट्रेशन से फ्लावरिंग डिले हो जाती है। ऊपर दिए गए बातों से यह आप देख सकते हैं कि किसी एक एलिमेंट की डिफिशियंसी से मल्टीपल सिम्टम्स दिख सकते हैं तथा सेम सिम्टम्स एक या कई एलिमेंट्स की डिफिशियंसी के द्वारा दिख सकते हैं। जी हाँ, ऊपर दिए गए बातों से यह आप देख सकते हैं कि किसी एक एलिमेंट की डिफिशियंसी से मल्टीपल सिम्टम्स दिख सकते हैं तथा सेम सिम्टम्स एक या कई एलिमेंट्स की डिफिशियंसी के द्वारा दिख सकते हैं। इसलिए डेफिशिएंट एलिमेंट्स को पहचानने के लिए प्लांट्स के विभिन्न भागों में प्रकट होने वाले सिम्टम्स की स्टडी करते हैं तथा उपलब्ध स्टैंडर्ड टेबल से कंपेयर करते हैं। हमें इस बात से अवेयर रहना चाहिए कि सेम एलिमेंट्स की कमी पर होने वाले डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स डिफरेंट रिस्पॉन्स देते हैं। रिवाइज कीजिए 12.2.4 टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को। बताइए क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता जो हमेशा कम मात्रा में होती है, क्या इनके थोड़ा घटने से भी डिफिशियंसी सिम्टम्स तथा थोड़ा बढ़ने से टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है? जी हाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हमेशा कम मात्रा में होती है तथा इनके थोड़ा घटने से भी डिफिशियंसी सिम्टम्स तथा थोड़ा बढ़ने से टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो कंसंट्रेशन की एक नैरो रेंज पर ही एलिमेंट्स ऑप्टिमम होते हैं। बताइए टॉक्सिक किसको माना जाता है? जी हाँ, टिश्यू में किसी मिनरल आयंस की वह कंसंट्रेशन जो टिश्यू के ड्राई वेट को 10% रिड्यूस कर दे उसे टॉक्सिक माना जाता है। विभिन्न माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में इस तरह की क्रिटिकल कंसंट्रेशन वैरी करती है। टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना कठिन होता है। क्या डिफरेंट प्लांट्स के लिए किसी एलिमेंट्स की टॉक्सिसिटी का लेवल भी अलग अलग होता है? और क्या कई बार किसी एक एलिमेंट की अधिकता दूसरे एलिमेंट के अपटेक को इनहिबिट करता है?
यदि हाँ तो एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, डिफरेंट प्लांट्स के लिए किसी एलिमेंट की टॉक्सिसिटी का लेवल भी अलग अलग होता है। कई बार किसी एक एलिमेंट की अधिकता दूसरे एलिमेंट के अपटेक को इनहिबिट करती है। एग्जाम्पल के लिए मैग्नीज टॉक्सिसिटी का परमानेंट सिम्टम्स ब्राउन स्पॉट्स का अपीयरेंस है, जो क्लोरोटिक वेंस द्वारा घिरा रहता है। जी हाँ, एग्जाम्पल के लिए मैग्नीज टॉक्सिसिटी का प्रोमिनेंट सिम्टम ब्राउन स्पॉट्स का अपीयरेंस है, जो क्लोरोटिक वेंस द्वारा घिरा रहता है। मैग्नीज टॉक्सिसिटी का प्रोमिनेंट सिम्टम्स को बताइए। जी हाँ, मैंगनीज टॉक्सिसिटी का परमानेंट सिम्टम्स ब्राउन स्पॉट्स का अपीयरेंस है, जो क्लोरोटिक वेंस द्वारा घिरा रहता है। जी हाँ, मैंगनीज टॉक्सिसिटी का परमानेंट सिम्टम्स ब्राउन स्पॉट्स का अपीयरेंस है, जो क्लोरोटिक वेंस द्वारा घिरा रहता है। बताइए, मैंगनीज अपटेक के लिए किसके साथ कंपटीशन करता है तथा किसके साथ एंजाइम से बाइंडिंग के लिए कंपटीशन करता है? जी हाँ, मैंगनीज अपटेक के लिए आयरन तथा मैग्नीशियम के साथ कंपटीशन करता है तथा मैग्नीशियम के साथ एंजाइम से बाइंडिंग के लिए कंपटीशन करता है। जी हाँ, मैंगनीज अपटेक के लिए आयरन तथा मैग्नीशियम के साथ कंपटीशन करता है तथा मैग्नीशियम के साथ एंजाइम से बाइंडिंग के लिए कंपटीशन करता है। जी हाँ, मैंगनीज अपटेक के लिए आयरन तथा मैग्नीशियम के साथ कंपटीशन करता है तथा मैग्नीशियम के साथ एंजाइम से बाइंडिंग के लिए कंपटीशन करता है। अतः मैंगनीज की जो टॉक्सिसिटी हमें दिखती है, वह एक्चुअली आयरन, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं। जी हाँ, मैंगनीज की जो टॉक्सिसिटी हमें दिखती है, वह एक्चुअली आयरन, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम की डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं। क्या ये नॉलेज एक फार्मर या गार्डनर या आपके किचन गार्डन के लिए कुछ इम्पोर्टेंस रखती है? रिवाइज कीजिए 12.3 मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स को। चलिए, 12.3 मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स में जो कुछ भी बताया गया उसको बताइए। बताइए, क्या प्लांट द्वारा एलिमेंट्स के एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म पर अधिकतर अध्ययन आइसोलेटेड सेल्स, टिश्यू या ऑर्गेन में किया गया है? जी हाँ, प्लांट द्वारा एलिमेंट्स के एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म पर अधिकतर अध्ययन या स्टडी आइसोलेटेड सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गेन्स में किया गया है। ये स्टडी प्रदर्शित करते हैं कि एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को दो मेन फेजेस में डिमार्केटेड किया जा सकता है। इन दोनों फेज को बताइए। जी हाँ, प्लांट द्वारा एलिमेंट्स के एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म पर अधिकतर स्टडी आइसोलेटेड सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गेन्स में किया गया है। ये स्टडी
शो करते हैं कि एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को दो मेन फेजेस में डिमार्केटेड किया जा सकता है। फर्स्ट फेज में सेल के फ्री स्पेस या आउटर स्पेस दैट इज एपोप्लास्ट में आयन का इनिशियल रैपिड अपटेक पैसिव एब्जॉर्प्शन है। अपटेक के द्वितीय फेज यानी कि सेकेंड फेज में सेल के इनर स्पेस यानी कि सिम्प्लास्ट में आयन का अपटेक स्लो होता है। बताइए क्या सेल के फ्री स्पेस या आउटर स्पेस यानी कि एपोप्लास्ट में आयन का इनिशियल रैपिड अपटेक पैसिव एब्जॉर्प्शन है। अपटेक के द्वितीय फेज यानी कि सेकेंड फेज में सेल्स के इनर स्पेस यानी कि सिम्प्लास्ट में आयन का अपटेक स्लो होता है। जी हाँ, फर्स्ट फेज में सेल के फ्री स्पेस या आउटर स्पेस यानी कि एपोप्लास्ट में आयन का इनिशियल रैपिड अपटेक पैसिव एब्जॉर्प्शन है। अपटेक के सेकेंड फेज में सेल्स के इनर स्पेस यानी कि सिम्प्लास्ट में आयन का अपटेक स्लो होता है। एपोप्लास्ट में आयन का एक्टिव मूवमेंट होता है या फिर पैसिव? यदि पैसिव तो यूजुअली किसके द्वारा होता है? जी हाँ, एपोप्लास्ट में आयन का पैसिव मूवमेंट यूजुअली आयन चैनल्स द्वारा होता है। जी हाँ, एपोप्लास्ट में आयन का पैसिव मूवमेंट यूजुअली आयन चैनल्स द्वारा होता है। जी हाँ, एपोप्लास्ट में आयन का पैसिव मूवमेंट यूजुअली आयन चैनल्स द्वारा होता है। बताइए आयन चैनल्स कौन से प्रोटीन होते हैं? एपोप्लास्ट में आयंस का पैसिव मूवमेंट यूजुअली आयन चैनल्स द्वारा होता है और आयन चैनल्स ट्रांस मेम्ब्रान प्रोटीन्स होते हैं जो सेलेक्टिव पोर्स की तरह कार्य करते हैं। जी हाँ, आयन चैनल्स ट्रांस मेम्ब्रान प्रोटीन्स होते हैं जो सेलेक्टिव पोर्स की तरह कार्य करते हैं। बताइए क्या सिम्प्लास्ट से आयन की एंट्री तथा एग्जिट में मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता होती है जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है? जी हाँ, सिम्प्लास्ट से आयंस की एंट्री तथा एग्जिट में मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता होती है जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है। जी हाँ, सिम्प्लास्ट से आयंस की एंट्री तथा एग्जिट में मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता होती है जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है। जी हाँ, सिम्प्लास्ट से आयंस की एंट्री तथा एग्जिट में मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता होती है जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है। आयंस के मूवमेंट को यूजुअली क्या कहते हैं? जी हाँ, आयंस के मूवमेंट को यूजुअली फ्लक्स कहते हैं। जी हाँ, आयंस के मूवमेंट को यूजुअली फ्लक्स कहते हैं। बताइए इनफ्लक्स और इफ्लक्स किसको कहते हैं? जी हाँ, सेल्स में आयंस के इनवर्ड मूवमेंट को इनफ्लक्स तथा आउटवर्ड मूवमेंट को इफ्लक्स कहते हैं। जी हाँ, सेल्स में आयंस के इनवर्ड मूवमेंट को इनफ्लक्स तथा आउटवर्ड मूवमेंट को इफ्लक्स कहते हैं। रिवाइज कीजिए 12.4 ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉलिटेट्स को। 12.4 ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉलिटेट्स में जो कुछ भी दिया गया है उसको बोलिए।
बताइए क्या वाटर की एक्सटेंडिंग स्ट्रीम के साथ मिनरल साल्ट्स भी जाइलम के द्वारा ट्रांसलोकेट होते हैं जिन्हें पौधे ट्रांसपिरेशनल पुल के द्वारा ऊपर खींचते हैं। जी हाँ, वाटर की एक्सटेंडिंग स्ट्रीम के साथ मिनरल साल्ट्स भी जाइलम के द्वारा ट्रांसलोकेट होते हैं जिन्हें पौधे ट्रांसपिरेशनल पुल के द्वारा ऊपर खींचते हैं। जाइलम शैप की एनालिसिस से ज्ञात हुआ कि इसमें मिनरल साल्ट्स उपस्थित होते हैं। जी हाँ, जाइलम शैप की एनालिसिस से ज्ञात हुआ कि इसमें मिनरल साल्ट्स उपस्थित होते हैं। बताइए किसके द्वारा यह प्रमाणित हो गया कि मिनरल एलिमेंट्स का ट्रांसपोर्ट जाइलम के द्वारा होता है। जी हाँ, प्लांट्स में मिनरल एलिमेंट्स के रेडियो आइसोटोप्स के यूज से भी यह प्रमाणित हो गया कि मिनरल एलिमेंट्स का ट्रांसपोर्ट जाइलम के द्वारा होता है। जी हाँ, प्लांट्स में मिनरल एलिमेंट्स के रेडियो आइसोटोप्स के यूज से भी यह प्रमाणित हो गया कि मिनरल एलिमेंट्स का ट्रांसपोर्ट जाइलम के द्वारा होता है। जी हाँ, प्लांट्स में मिनरल एलिमेंट्स के रेडियो आइसोटोप्स के यूज से भी यह प्रमाणित हो गया कि मिनरल एलिमेंट्स का ट्रांसपोर्ट जाइलम के द्वारा होता है। रिवाइज कीजिए 12.5 सॉइल एज रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स को। चलिए 12.5 सॉइल एज रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स में जो कुछ भी दिया गया है उसको बताइए। बताइए क्या प्लांट्स की ग्रोथ तथा डेवलपमेंट के लिए अधिकतर आवश्यक न्यूट्रिएंट्स रॉक्स के ब्रेकडाउन एवं वेदरिंग से प्राप्त होते हैं तथा रूट के लिए अवेलेबल रहते हैं। जी हाँ, प्लांट्स की ग्रोथ तथा डेवलपमेंट के लिए अधिकतर आवश्यक न्यूट्रिएंट्स रॉक्स के ब्रेकडाउन एवं वेदरिंग से प्राप्त होते हैं तथा रूट के लिए अवेलेबल रहते हैं। जी हाँ, प्लांट्स की ग्रोथ तथा डेवलपमेंट के लिए अधिकतर आवश्यक न्यूट्रिएंट्स रॉक्स के ब्रेकडाउन एवं वेदरिंग से प्राप्त होते हैं तथा रूट के लिए अवेलेबल रहते हैं। जी हाँ, प्लांट्स की ग्रोथ तथा डेवलपमेंट के लिए अधिकतर आवश्यक न्यूट्रिएंट्स रॉक्स के ब्रेकडाउन एवं वेदरिंग से प्राप्त होते हैं तथा रूट के लिए अवेलेबल रहते हैं। ये प्रोसेसेस सॉइल को डिसॉल्व आयन तथा इनऑर्गेनिक साल्ट्स से इनरिच बनाते हैं। चूँकि ये रॉक्स में उपस्थित मिनरल्स से प्राप्त होते हैं, इसलिए प्लांट न्यूट्रिशन में इनकी भूमिका को मिनरल न्यूट्रिशन कहा जाता है। जी हाँ, ये प्रोसेसेस सॉइल को डिसॉल्व आयंस तथा इनऑर्गेनिक साल्ट्स से इनरिच बनाते हैं। चूँकि ये रॉक्स में उपस्थित मिनरल से प्राप्त होते हैं, इसलिए प्लांट न्यूट्रिशन में इनकी भूमिका को मिनरल न्यूट्रिशन कहा जाता है। बताइए क्या सॉइल केवल मिनरल्स की सप्लाई ही नहीं करती बल्कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया तथा अदर माइक्रोब्स को भी संरक्षित यानी कि हार्बोर करती है। जी हाँ, सॉइल केवल मिनरल्स की सप्लाई ही नहीं करती बल्कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया तथा अदर माइक्रोब्स को भी संरक्षित यानी कि हार्बोर करती है। क्या सोइल वाटर को होल्ड करती है, रूट को एयर सप्लाई करती है तथा प्लांट को स्टेबलाइज करने के लिए मैट्रिक्स की तरह कार्य करती है। और क्या चूंकि इसेंशियल मिनरल्स की कमी क्रॉप की यील्ड को प्रभावित करती है अतः इनकी सप्लाई के लिए फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है।
जी हाँ, सॉइल वाटर को होल्ड करती है तथा रूट को एयर सप्लाई करती है। साथ ही प्लांट को स्टेबलाइज करने के लिए मैट्रिक्स की तरह कार्य करती है। चूँकि इसेंशियल मिनरल्स की कमी क्रॉप की यील्ड को प्रभावित करती है, अतः इसकी सप्लाई के लिए प्रायः फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एटसेट्रा तथा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज एटसेट्रा दोनों ही फर्टिलाइजर्स के कंपोनेंट होते हैं तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार डाले जाते हैं। जी हाँ, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एटसेट्रा तथा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज एटसेट्रा दोनों ही फर्टिलाइजर्स के कंपोनेंट होते हैं तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार डाले जाते हैं। जी हाँ, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एटसेट्रा तथा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि कॉपर, जिंक, आयरन, मैंगनीज एटसेट्रा दोनों ही फर्टिलाइजर्स के कंपोनेंट होते हैं तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार डाले जाते हैं। जी हाँ, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एटसेट्रा तथा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि कॉपर, जिंक, आयरन, मैंगनीज एटसेट्रा दोनों ही फर्टिलाइजर्स के कंपोनेंट होते हैं तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार डाले जाते हैं।